15 ना। चलिए लिख लीजिएगा। बोलिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का एक और नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, राइट। और एक तो इसका नाम सर क्रॉस प्रोडक्ट तो इसलिए दिया हुआ क्योंकि एक क्रॉस के रिलेशन से रिलेटेड है, राइट। बट इसका जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, करेक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट था, राइट। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या रहेगा? वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा। और इस फार्मूला, ये मेरा डिफाइनिंग फार्मूला है। और वहाँ भी स्केलर, कल के क्लास में डॉट प्रोडक्ट में आप देखे होंगे कि दो फार्मूला दिए थे। एक था ए बी साइन ए बी कॉस थीटा और एक था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, राइट। दिस यस, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ए एन कैप क्या है? तो जनरली मैं कैप लगाता हूँ जहाँ पे यूनिट वेक्टर रहता है, राइट।
और ए एन कैप क्या है? तो सर एन कैप इसका इस ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी 2 वेक्टर या 1 वेक्टर? यस, ए क्रॉस बी। अब क्या होगा? ए क्रॉस बी, ए और बी अलग अलग बैठा है, बट जब इसका क्रॉस कर दिए तो एक अलग सिंगल वेक्टर बन गया, राइट? लेट इट इज वेक्टर सी, करेक्ट ना? ए क्रॉस बी, लेट अस सपोज इट इज अ वेक्टर सी, और किसी भी वेक्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे ए क्या है? तो ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट? बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। इज इट राइट? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आप बोल रहे हैं कि ए मैग्नीट्यूड है, तो जनरली यहाँ पे मैग्नीट्यूड में मॉडुलस लेना चाहिए था, राइट? तो मैग्नीट्यूड किस मॉडुलस किस वजह से लेना चाहिए था? क्योंकि ए और बी तो पॉजिटिव है, बट साइन थीटा के बारे में तो डाउट है, राइट? बट यहाँ पे अगर मॉडुलस नहीं भी लेते हैं इसमें, ए बी साइन थीटा में, तो एक्चुअल में थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा? एवरीवन। तो सर थीटा तो लाई करेगा जैसे ही हमने बोल दिया सर कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो 0 से 180, राइट? और 0 से 180 के बीच में बाई इक्वल टू अगर साइन थीटा लिखते हैं, तो देखिए 0 से 180 के बीच में साइन कभी निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू अगर 180 से 0 के बीच में है, तो साइन थीटा का वैल्यू या तो 0 रहेगा, नहीं तो पॉजिटिव रहेगा। इज इट राइट? दिस इज द रीजन कि यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा के साइन थीटा में मॉडुलस अगर नहीं भी रहता तो मेरा काम चल जाएगा। इज इट राइट? ओके, नाउ अब जो बोलते हैं उसको ध्यान सुनिएगा। तो एक्चुअल में मैंने क्या लिखा? सेकेंड पॉइंट क्या लिखा? सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। इज इट राइट? तो अब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ A cross B is in the direction of sense of advance of direction of sense of advance of right hand direction of sense of advance of right handed इसको पढ़िए, इसको ये क्या है? यस सर, राइट हैंडेड स्क्रू rotated from direction of A cross B is in the direction of sense of advance of direction of A cross B is in the direction of sense of advance of right handed screw rotated from A to B
रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी, रोटेटेड फ्रॉम ए, वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी थ्रू द स्मॉलर एंगल, थ्रू अ स्मॉलर एंगल। इतना बस लिख लीजिए, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, घबराने की बात नहीं है, इतना लिख लीजिए हैं। ओके एवरीवन, एक्चुअल में हम लोग इंडिया में जो स्क्रू यूज़ करते हैं, इंडियन या ब्रिटिश, ठीक है, जनरली हुआ क्या है कि हम लोग बहुत सारा कन्वेंशन ब्रिटिश कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। बहुत साइंस में भी कुछ कुछ कन्वेंशन है। तो इंडिया में जो भी स्क्रू बनता है वो राइट हैंडेड स्क्रू होता है। तो सर व्हाट द मीनिंग ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू? राइट हैंडेड स्क्रू का खासियत होता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा तो वो ओपन होगा, लूज होगा, राइट, बाहर आएगा। और तो जो आप पेन यूज करते हैं उसका कैप अगर ओपन करेंगे या कुछ भी ओपन करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। केयर करके देख लीजिए। और क्लॉकवाइज करेंगे तो टाइट होगा और अंदर जाएगा, राइट। लेकिन पिछले क्लास में बताए थे ना, मेरा मार्कर एक्सेप्शन है, राइट। तो उसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट, जो मेरा मार्कर है वो लेफ्ट हैंडेड मार्कर है, लेफ्ट हैंडेड स्क्रू रूल को फॉलो करता है। इसमें क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ओपन होगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट होगा, जस्ट उल्टा है, राइट। तो बट हम लोग तो इंडिया में हैं और हम लोग को जो क्वेश्चन आएगा वो राइट हैंडेड स्क्रू, मतलब ए क्रॉस बी जो हम लोग फॉलो कर रहेंगे, तो राइट हैंडेड रूल। तो सर राइट हैंडेड रूल का मतलब क्या है एक्चुअली? तो राइट हैंडेड रूल में क्या बोला गया है कि हम लोग यहाँ पे एक स्क्रू रखेंगे, राइट। कैसे क्या रखेंगे? इंडियन स्क्रू, और उसको रोटेट करेंगे कहाँ, किससे किसके तरफ? ए से बी की तरफ। तो सर ए से बी की तरफ क्यों? तो यहाँ पे जो पहले रहेगा, बी क्रॉस ए लिखे हैं या ए क्रॉस बी? तो जो पहले रहेगा उससे दूसरे की तरफ जाएंगे। तो ए कहाँ से कहाँ जाना है? ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ जाना है, करेक्ट। और थ्रू बिगर एंगल या स्मॉलर एंगल? स्मॉलर एंगल। इसका मतलब हम लोग को यहाँ से ऐसे जाना है। तो यहाँ से अगर ऐसे जा रहे हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं और स्क्रू को ऐसे रखना है यहाँ पे, राइट। और कैसे घुमाना है? ए से बी की तरफ। इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, बाद में शॉर्टकट दे दूंगा, घबराइए नहीं। इसका मतलब राइट हैंडेड थंब रूल 2-3 जगह है, 2 या 3 जगह पे हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो आज बाद राइट हैंडेड थंब रूल का मतलब हुआ स्टूडेंट कि जो मेरा पहले है, ये लिखवा देंगे, जो मेरा पहले है ए क्रॉस बी में, ए पहले है और बी बाद में है, राइट। तो ए की तरफ अपना राइट हैंड रखिए, रख दिए, एंड कर्ल योर फिंगर, करेक्ट। और जो डायरेक्शन मिलेगा थंब का, राइट हैंड थंब का, तो राइट हैंड थंब का डायरेक्शन क्या मिला? इसका सर राइट हैंड थंब का डायरेक्शन मिला परपेंडिकुलर टू दिस व्हाइट बोर्ड, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्लेन में मेरा वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जिस प्लेन में मेरा वेक्टर ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन मिल रहा है। प्लेन के लिए 2 डायरेक्शन ना, एक परपेंडिकुलरली इनवर्ड और एक परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इट राइट। तो मेरे डायग्राम में ए क्रॉस बी के लिए डायरेक्शन कौन देगा? राइट हैंड थंब रूल, राइट। इसका मतलब है कि राइट हैंड थंब को हम लोग किसकी तरफ रखेंगे? बी की तरफ या ए की तरफ? ए की तरफ रखेंगे, राइट। और ऐसे कर्ल करेंगे। अब मेरा वेक्टर ए और बी बोथ वेक्टर आर लाइज इन द व्हाइट बोर्ड प्लेन, दोनों वेक्टर मेरा ए व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, राइट। तो जिस प्लेन में मेरा वेक्टर ए और बी रहेगा उसी प्लेन के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। या तो इनवर्ड हो सकता है, नहीं तो आउटवर्ड हो सकता है। तो मैंने जो डायग्राम बनाया है, नहीं दोनों हो सकता है, बट मैंने जो डायग्राम बनाया है
उस डायग्राम में आउटवर्ड रहेगा या इनवर्ड रहेगा? आउटवर्ड रहेगा। और आप कैसे रोटेट कर रहे थे स्टूडेंट? ए क्रॉस बी में। तो इसका मतलब है कि सर अब एग्ज़ाम हॉल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बड़ा ऑकवर्ड फील होता रहेगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और ऐसे राइट हैंड कर रहा हूँ, राइट? थोड़ा अजीब सा लगता रहेगा ना। तो उसके लिए शॉर्टकट ये है, एकदम बहुत बढ़िया है, इसको तुम रट जाइएगा। आज के बाद शॉर्टकट ये हुआ कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो पहले रहेगा उससे दूसरे की तरफ जाना है। अब राइट हैंड बस समझाने के लिए फर्स्ट टाइम मैंने राइट हैंड का यूज़ कर लिया, बट जो पहले है उससे दूसरे की तरफ जाना है थ्रू अ स्मॉलर एंगल। तो देखिए तो आपका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज था या क्लॉकवाइज था? कैसा मूवमेंट था? तो आज के बाद आपके लाइफ में एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, याद रहेगा? और वो आउटवर्ड डायरेक्शन वेक्टर इस किस पे परपेंडिकुलर रहेगा? बोलते ही नहीं है। ये आउटवर्ड डायरेक्शन तो ये भी तो हो सकता है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, राइट? ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी रह सकता है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन बट परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट? अच्छा, मुझे कंफ्यूजन है स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो व्हाइट बोर्ड में कितना लाइन? वेरी गुड। और मेरा मार्कर अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इस लाइन पे ओके। तो सर कोई भी लाइन अगर मेरा व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर रहेगा तो इस व्हाइट बोर्ड में जितना भी इनफाइनाइट लाइन रहेगा सब पे परपेंडिकुलर होगा। इज इट राइट? करेक्ट ना? इसका मतलब है कि मेरा ए क्रॉस बी का, यहाँ देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इन दिस डायग्राम फिगर 1, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इन फिगर 1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। क्या मैंने सही बोला? एंड इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट? तो क्या यहाँ से ये बोल सकते, तब अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो मेरा वेक्टर है, जो भी मेरा वेक्टर है, करेक्ट, जो भी मेरा वेक्टर है वो वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर होगा, बी पे होगा, या दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाएगा? दोनों पे परपेंडिकुलर रहेगा। क्यों? तो सर आपने तो यहाँ पे जनरलाइज कर दिया कि जो मेरा कोई भी एक इस लाइन पे परपेंडिकुलर, सारे लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगा, राइट? तो लिखिए कंक्लूजन। तो बोलिए यहाँ अभी रुकिएगा, सब पहले समझ लीजिए। अच्छा, एक और मैं डायग्राम लेता हूँ। ए सेम डायग्राम बी, और इस केस में भी मेरा वेक्टर ए और बी व्हाइट बोर्ड भी है। ए मेरा डायग्राम है सेकंड और ए एंगल है थीटा, और तब मैं आपसे बोला बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए के लिए क्या लिखेंगे? बी ए साइन थीटा, राइट? अब इस केस में कहाँ से कहाँ घूमना है? लेकिन फर्स्ट टाइम देख लेते हैं। तो इसका मतलब राइट हैंड को कैसे, राइट हैंड फिंगर किसकी तरफ रखना है? क्रॉस बी, एंड कर्ल योर फिंगर टुवार्ड्स ए। तो आपका थंब का डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड है या इनवर्ड है? इनवर्ड। इसमें कैसे था? आउटवर्ड। इसमें कैसे है? इनवर्ड, राइट? लेकिन सर ये बार बार करना ठीक नहीं लगेगा, राइट? उसके लिए शॉर्टकट क्या है कि आज के तो यहाँ से बी क्रॉस ए में, ये डायग्राम मेरा सेकंड है, तो बी क्रॉस ए के केस में वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए थ्रू अ स्मॉलर एंगल, राइट? वी आर मूविंग फ्रॉम व्हाट? बी टू ए थ्रू अ स्मॉलर
यस स्मॉलर एंगल। तो आपका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? तो आज के बाद क्लॉकवाइज मूवमेंट में डायरेक्शन क्या रहेगा? प्लेन के परपेंडिकुलर बट इनवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर बट इनवर्ड, इज इट राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों में कॉमन बात क्या है? यस, ए वेक्टर की जगह पे बी, तो बी की जगह पे ए, राइट? ओके, मैं बहुत सारा यस यस फिर वही हो जाएगा, मैं बहुत सारा डायरेक्शन लूँगा। तो मुझे इस देखिए इसमें इतना कन्फ्यूज होने की बात ही नहीं रहेगी सर। जो भी दीजिएगा डायग्राम बनाकर और मुझे देखना है कि जाना किधर है, राइट? मैंने ए डायग्राम दिया और बी क्रॉस ए पूछा, ये राइट? तो आपको सिंपली ये करना है कि कहाँ से कहाँ जाना है वो बताइए। वी आर मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? थ्रू बिगर एंगल या थ्रू बिगर एंगल और स्मॉलर एंगल? Then your movement is what? Your movement is clockwise, is it right? एक मिनट, योर मूवमेंट बी से ए जा रहे हैं, राइट? तो मूवमेंट क्लॉकवाइज। वी आर मूविंग फ्रॉम बी क्रॉस ए का मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम बी टू ए, राइट? एंगल देखना है, एंगल को ट्रेवल करना है, एंगल को ट्रेवल करना है, राइट? then movement is what? clockwise, is it right? और अगर clockwise है तो उसके लिए डायरेक्शन क्या रहेगा? इनवर्ड, बट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट? प्लेन व्हाट? विच प्लेन सर? प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, करेक्ट ना? प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, करेक्ट स्टूडेंट? यहाँ देखिए, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या रहा? दोनों में एक क्वांटिटी तो सेम, इसका वैल्यू तो सेम रहेगा, राइट? इसका वैल्यू सेम रहेगा, करेक्ट ना? बट इसका डायरेक्शन क्या है? यहाँ देखिए सर, इसका डायरेक्शन है आउटवर्ड, राइट? और इसका डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड, राइट? तो क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर? डिफरेंट वेक्टर। इसका मतलब सर यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए, वैल्यू डिफरेंट था या सेम था? सेम था। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ओबे लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिविटी, बट क्या क्रॉस प्रोडक्ट लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव ओबे करेगा? इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर के लिए केयर करेंगे, इज इट राइट? इसका मतलब अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ गया है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर सेम वेक्टर और डिफरेंट वेक्टर, तो योर करेक्ट आंसर डिफरेंट वेक्टर। फिर मेरा अगर स्टेटमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर सेम, इज इट राइट? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा नहीं? फिर अगर मैं बाई चांस आपसे पूछ लिया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दो अलग अलग वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल, इसके और इसके बीच में, वो एंगल क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। अलग अलग क्या होता है? 180, राइट? अब लिखिए, आज के बाद याद रहेगा। अब राइट हैंड थंब से काम नहीं चलाना है, अब बस इस बात से काम चलाना है आज के बाद पूरे फिजिक्स के लिए। जहाँ भी अगर इस टाइप का बोलूँगा कि मूवमेंट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन बोलना है और क्लॉकवाइज के लिए क्या बोलना है? इनवर्ड डायरेक्शन, इज इट राइट? लिखिए, पॉइंट बनाइएगा। इन केस ऑफ फिगर फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी
डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is perpendicular to the plane, direction of A cross B is perpendicular to the plane, which plane? Containing A and B, is it right? Perpendicular to the plane containing A and B, and because movement is anti-clockwise, so that it is perpendicularly outward direction, because movement is anti-clockwise, so that direction is, सब कुछ लिखवा दूंगा, घबराइए नहीं, एक कॉन्सेप्चुअल है, आराम से चलेंगे. Because movement is anti-clockwise, so that direction is perpendicularly outward direction. Correct? अब यह परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इनवर्ड बोले या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बोले? अभी मैं फिगर फर्स्ट के लिए लिख रहा हूं. वी आर टॉकिंग अबाउट फिगर फर्स्ट, राइट? चलिए, और ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं ए बी साइन थीटा एन कैप. इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी क्या, दो वेक्टर या सिंगल वेक्टर? तो ए क्रॉस बी का ना एक नाम दे दिए, वेक्टर सी, इज इट राइट? और वेक्टर सी का डायरेक्शन कौन बता रहा है? यूनिट वेक्टर, करेक्ट? तो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर रहेगा सर? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट? इसका मतलब अगर ये मेरा मार्कर है, मेरा मार्कर का टिप मेरा एरो का हेड है, राइट? तो ऐसे रहेगा, इज इट राइट? सब लोग यहाँ देख लीजिए, देखिए तो सही है. तो बोलिए ये जो मेरा क्या है सर? यही आपका वेक्टर सी है, इज इट राइट? तो वेक्टर सी क्या ए पे परपेंडिकुलर है? बी पे परपेंडिकुलर है? तो सर इतना कहानी बनाने का रिक्वायरमेंट है ही नहीं. जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन के सारे लाइन पे रहेगा. ये तो दो ही लाइन है, राइट? करेक्ट ना? यस. लेकिन मेरे पास फेविकॉल तो है नहीं कि इसको मार्कर को ऐसे चिपका के रखें. इसका मतलब इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है? आप लोग इमेजिन कर लेंगे ना. ये है मेरा वेक्टर सी, करेक्ट? तब आपसे पूछेंगे ए एंगल कितना? 90 डिग्री. और सी के साथ ए का एंगल कितना? 90. ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर ये छोटा एंगल है बड़ा एंगल? भाई ये सी जो है वैसे है, राइट? इसका मतलब C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, इज इट करेक्ट? C इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, करेक्ट? चलिए लिख लीजिए. अभी किसी को एन कैप यहाँ पे मैंने एन इसके बदले एन डैश कर दिया. अगर यहाँ पे मैंने एन लिखा था तो यहाँ पे मैंने एन डैश कर दिया, करेक्ट? यहाँ देखिए, तो इस केस में बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या रहेगा? तो सर बी क्रॉस ए के लिए डायरेक्शन, मेरा मार्कर का ए जो टिप है ना वो मेरा एरो का हेड रहेगा, करेक्ट? तो इस केस में मेरा और इसको क्या बोलेंगे, सी बोले या सी डैश बोल दें? तो सी डैश के लिए डायरेक्शन ये रहेगा, इज इट राइट? तो इनवर्ड के लिए ऐसे दिखा देते हैं, करेक्ट ना? और सी डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, करेक्ट है? एंड सी डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, करेक्ट ना?
इसका मतलब सर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए दोनों वेक्टर इंडिविजुअली ए और बी पे परपेंडिकुलर रहेगा, करेक्ट। और नॉट ओनली ए एंड बी, rather it is perpendicular to all lines of the plane A and B. It is perpendicular to all lines of what? Plane A and B, correct? जिस प्लेन में A and B है उस प्लेन के हर लाइन पे C और C डैश परपेंडिकुलर हो जाएगा, करेक्ट एवरीवन? इसका मतलब है कि C डैश का A के साथ एंगल कितना? फर्स्ट। और सी डैश का बी के साथ भी एंगल 90 ही रहेगा, हो गया ना। और यस एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, डायरेक्शन आज के बाद एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, अभी तो बता रहे थे, बोले थे एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में अगर भूल गए तो क्या करना है, अपना पेन का कैप खोल लेना है, ठीक है। आपका पेन राइट हैंडेड स्क्रू का बना हुआ है, करेक्ट। और एक ओपन करके देखिएगा, देखिएगा अगर कैसे रोटेट करने से लूज होता है। लूज होने का मतलब आपकी तरफ आएगा, ऊपर आएगा, राइट, मतलब आउटवर्ड। तो भूलने से क्या करना है, अपने पेन के कैप को याद कर लेना है, हो गया। सी क्या रहेगा यहाँ पे सर, ए क्रॉस बी, राइट। और सी डैश क्या रहेगा, बी, बी क्रॉस ए। एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी डैश, सर मैग्नीट्यूड से इज मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट, राइट। तो भाई डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट, तो एंगल कितना रहेगा, 180। तो आज के बाद अगर कोई पूछेगा एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या आंसर ऐसे देंगे, कुछ एंगल रहेगा या 180 डिग्री, करेक्ट ना। एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए पूछ रहा है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन सी एंड सी डैश, इज इट राइट। चलिए एवरीवन, अब मुझे बताइए ए डॉट सी क्या होगा। कल तो पढ़ाए थे ना दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट सी का मतलब सर ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। और सी का मैग्नीट्यूड पता है या नहीं पता है, सी का वैल्यू कितना था, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप, इज इट राइट। तो सी का मैग्नीट्यूड क्या यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, हाउ मच, इसका मॉडुलस लेंगे, और मॉडुलस लेंगे तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है। तो सी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन है, तो इसका मतलब सी का मैग्नीट्यूड आपके हाथ में है, इज इट राइट। बट भाई यहाँ एंगल का काम कितना करेगा, 90 डिग्री ना। तो आज के बाद ए वैल्यू कितना हो गया, 0। इसका मतलब
ए डॉट अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में असाइनमेंट में मिल जाता तो हो सकता है कि आप कन्फ्यूज करते हैं कि यहाँ पे तो डॉट भी है और क्रॉस भी है, नहीं डायरेक्ट कर देते ए डॉट ए क्रॉस बी, यू आर गेटिंग कन्फ्यूज। लेकिन आप इसको एक साथ तीन वेक्टर मत देखिए, एक वेक्टर ए है और ए क्रॉस बी का मतलब एक वेक्टर सी है, राइट, दो वेक्टर, करेक्ट। कितने वेक्टर का डॉट ले रहे हैं, तीन वेक्टर का डॉट तो अभी पढ़ाया ही नहीं हूँ, दो ही वेक्टर का तो डॉट है, तो मैंने सी के बदले ए लिख दिया और इसका वैल्यू आज के बाद कितना रहेगा, 0, करेक्ट। कोई पूछा है क्यों, तो सर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस बी, राइट। ए किस पे परपेंडिकुलर है, ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, इज इट राइट। ये आपके बहुत आसान है, आप इसमें कंफ्यूज ना करें। आप मुझे बताएं कि ए डॉट सी के लिए आप कल के फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखिएगा, ए सी कॉस थीटा, और सी और ए के बीच में एंगल कितना, हाउ मच, सी और ए के बीच में एंगल थीटा या 90 डिग्री। देन तो क्या ये लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो ए डॉट सी कितना हो गया। और अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो सी के बदले ए लिख सकते हैं, वही तो था, ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, राइट, करेक्ट ना। वैसे ही बी डॉट ए क्रॉस बी हाउ मच, इट इज 0, राइट, करेक्ट एवरीवन। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, देख लीजिएगा। तो ए डॉट ए क्रॉस बी 0 एंड बी डॉट ए क्रॉस बी इज ऑल्सो 0। एनी कंफ्यूजन, रोजा बरुआ, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है या इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डज नॉट फॉलो द कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, राइट। इसका मतलब है कि सर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने, एक मिनट, अगर कोई पूछेगा फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो डायरेक्ट आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना शुरू कर देंगे या पहले पूछना है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मैंने वेक्टर ए दिया वेक्टर बी दिया, अगर कोई टीचर वेक्टर ए और वेक्टर बी देते हैं अब बोलते हैं फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, राइट, ये मीनिंगलेस क्वेश्चन है। मीनिंगफुल है, बोलना पड़ेगा ना कि ए क्रॉस बी चाहिए या बी क्रॉस ए चाहिए, इज इट राइट। क्यों बोलना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, बिकॉज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए यहाँ पे ऑर्डर पहले ए को लिख रहे हैं या पहले बी को, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, राइट। बिकॉज अगर ऑर्डर नहीं बताया रहेगा तो नहीं था कि आंसर जस्ट 180 से उल्टा आ जाएगा, जो डायरेक्शन मिलेगा उसका जस्ट अपोजिट भी मिल सकता है। यहाँ ए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में पहले कौन है, राइट। यार क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्या आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सक्षम हैं, आपका आंसर सही हो भी सकता नहीं हो सकता, राइट। दिस इज द रीजन मैं आपकी जगह पे लिख रहा था तो एक कहीं पे कॉर्नर में लिख लेता कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर बोलने का मतलब क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट में पहले ए है या पहले बी है, इज इट राइट। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अच्छा फिर भी लेट अस सपोज ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एक बात तो ये हो गया, ये देखिए तो सही है या गलत है, यस सर, ये इक्वल नहीं था, इक्वल नहीं होने के बाद पीछे वजह क्या था, डायरेक्शन अपोजिट था, करेक्ट। और दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर होने का कंडीशन क्या था, मैग्नीट्यूड भी सेम हो डायरेक्शन भी सेम हो, करेक्ट।
बट इन दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का एक चीज़ सेम था, मैग्नीट्यूड। इज इट राइट? इसको भी लिख लीजिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हो गया ना? चलिए, अगर हो गया है तो मुझे ये बताइए, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए का वैल्यू क्या होगा? व्हाट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए? तो देखिए, मैं आपके एक मिनट यहाँ देखिएगा, मैं आपके जगह रहता तो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट न करके ए क्रॉस बी के बदले सी मानता, राइट? अब बी क्रॉस ए के बदले सी डैश मान लेता, करेक्ट ना? ऐसे देखने में आपको प्रॉब्लम है, बट ए क्रॉस बी क्या दो वेक्टर है या सिंगल वेक्टर है? आप लोग बोलिए मन में, दो वेक्टर। तो ए क्रॉस बी के लिए क्या सी लिखे हैं? अब बी क्रॉस ए के लिए सी डैश। अब भाई कल ही तो पढ़ाया तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, आप लोग फार्मूला लिखने में क्यों कॉन्फिडेंस कम दिखा रहे हैं? तो सी ए कल के क्लास में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिए क्या लिखते थे? उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, राइट? तो क्या ये लिख सकते हैं सी का मैग्नीट्यूड और सी डैश का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना? व्हाट इज द एंगल बिटवीन सी एंड सी डैश? इतना आसान था जिसके में आप इतना टाइम लगा रहे हैं। और सी का मैग्नीट्यूड कितना? सर ए बी साइन थीटा, राइट? और सी डैश का मैग्नीट्यूड कितना? सर बी एस साइन थीटा, बट एक ही वैल्यू है ना। अभी तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या सेम है? और कॉस 180 कितना जानते हैं? -1। तो क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इज इट राइट? भाई यही ये ऑब्जेक्टिव नीट में आ जाएगा, तो क्या क्वेश्चन बना के आ सकते हैं आप लोग? ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए, करेक्ट, सही है ना? ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए टफ क्यों लगेगा? क्योंकि आप यहाँ ऐसे देख रहे हैं, हम लोग, मैं कैसे देख रहा हूँ चीज़ों को? ऐसे देख रहा हूँ, राइट? करेक्ट ना? चलिए, यहाँ देखिए नेक्स्ट, यहाँ देखिएगा, पैरेललोग्राम 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट या 2 डायमेंशनल? वेरी गुड। तो इस पैरेललोग्राम का ए साइड वेक्टर ए वेक्टर बी अगर व्हाइट बोर्ड में है तो इसका डायगोनल भी तो व्हाइट बोर्ड में होगा, पक्का ना? ओके। और ए क्रॉस बी को मैं क्या मान रहा हूँ? सी। इज इट राइट? सी किस पे परपेंडिकुलर था सर? सी ए पे परपेंडिकुलर था, राइट? वेरी गुड, बी पे भी था। अब मैं तो बोला था कि इनफाइनाइट लाइन पे रहेगा परपेंडिकुलर सी। सी ए है, राइट?
तो इस व्हाइट बोर्ड में जितना भी लाइन रहेगा, इस व्हाइट बोर्ड में जितना भी लाइन रहेगा उन सारे लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगा। करेक्ट एवरीवन? तो भाई अगर C क्या बोल सकते हैं, C ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस R, और R क्या है सर? R A और B का रिजल्टेंट है। करेक्ट ना? वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि C डॉट R, जहाँ पे R इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, के लिए क्या लिखिएगा? C का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना, और ना कॉस 90 0। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लें। सही है? आपके सामने है। मैंने बोला कि जिस प्लेन में वेक्टर ए है, जिस प्लेन में वेक्टर बी है, तो क्या उसी प्लेन में रिजल्टेंट रहेगा डायगोनल? और आपका वेक्टर सी क्या था? ए क्रॉस बी। वेक्टर सी ए पे परपेंडिकुलर है। यहाँ देखिए, वेक्टर सी बी पे भी परपेंडिकुलर रहेगा। भाई आपके सामने लाइन है, तो क्या वेक्टर सी इस आर पे भी परपेंडिकुलर होगा? करेक्ट। तो अगर मैं सी डॉट आर पूछ रहे हैं, तो सी डॉट आर मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो सी डॉट आर के लिए लिखने का तरीका ये रहेगा, सी का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना? 0। तो सी डॉट आर भी क्या हो जाएगा? 0। राइट? यस। और इसी को एग्जाम में ऐसे दिखा के लिखा रहेगा, तो यहाँ पे टफ लगेगा। ऐसे दिया रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी। तो मेरा ये देगा ऐसे टफ बनाकर, मैं इसको इजी बना के सोचूंगा, ए क्रॉस बी का मतलब सी और ए प्लस बी का मतलब आर। राइट? ए क्रॉस बी का मतलब सी और ए प्लस बी का मतलब रिजल्टेंट ए और बी का। करेक्ट ना एवरीवन? और इसके बीच में, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करेक्ट? यहां देखिए, ए क्रॉस बी प्लस सी, मैंने क्या लिखा? ए क्रॉस बी प्लस सी। तो ये कितने वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है? 2। कौन कौन सा? ए वेक्टर है, आर वेक्टर। वेरी गुड। वन ऑफ द वेक्टर इज ए एंड अदर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी। राइट? और अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को क्या करते हैं? ओपन। राइट? और इस बात का ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे ए, यहाँ देखना है, यहाँ पे ए अगर पहले है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और बी और सी के साथ अगर क्रॉस करेंगे तो ए को पहले ही रखना है, बिकॉज ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। राइट? इसका मतलब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिखेंगे। करेक्ट? तो ये किस लॉ को फॉलो किया है? लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, बट यहाँ पे ए क्रॉस, इसका मतलब किसी भी, मेरे पास 3 वेक्टर है, उसमें वेक्टर, वन ऑफ द वेक्टर ए है, अदर वेक्टर बी है और थर्ड वेक्टर सी है। तो ए का क्रॉस बी और सी का रिजल्टेंट के साथ करें या उन दोनों का के साथ इंडिविजुअल करें, प्रोवाइडेड ऑर्डर शुड बी मेंटेन। प्रोवाइडेड ऑर्डर शुड बी व्हाट? मेंटेन। करेक्ट? तो वैल्यू सेम आएगा। समझे? इसका मतलब ए का क्रॉस बी और सी के रिजल्टेंट के साथ लें अलग, और ए का इंडिविजुअल क्रॉस प्रोडक्ट बी और सी के साथ लें, और तब इन दोनों को ऐड कर दें। डिफरेंट रिजल्ट आएगा या सेम रिजल्ट आएगा? सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे इस टाइप का काम में ऐसा नहीं कि जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में यहाँ पे ए क्रॉस था, वहाँ पे बी क्रॉस एक लिख दिए, यहाँ पे ए पहले है तो वहाँ भी ए पहले लिखना है। बजाय सर यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर अगर उल्टा करेंगे तो बिल्कुल 180 का फर्क पड़ जाएगा। इज इट राइट? चलिए,
ठीक है ना एवरीवन? यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर वेक्टर डी। बोलिए रोजा बरुआ, कहाँ से कहाँ घूमे? वी आर मूवी डी से डी टू सी थ्रू 300 डिग्री या 60 डिग्री, ऐसे घूमे या तो डी से सी घूम रहे हैं, मतलब ऐसे आ रहे हैं, राइट? जब डी से सी पे आ रहे हैं तो एंगल को मेजर करने के लिए 60 डिग्री को कवर करने के लिए आना है। तो आपका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज देखिए तो। और क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन क्या रहेगा? परपेंडिकुलरली इनवर्ड, इज इट राइट? वेरी गुड। तो क्या लिख सकते हैं? डी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड साइन 60 और एन कैप, जहाँ पे एन कैप मेरा क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ डी क्रॉस सी, और ये डायरेक्शन क्या रहेगा? परपेंडिकुलरली इनवर्ड, इज इट राइट? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो अब इस बात में कंफ्यूज होना ही नहीं है कि डायग्राम कैसे बनाकर दे रहा है। आपको तो बस डी क्रॉस सी है तो डी से सी पे जाना है। डी क्रॉस सी में कहाँ से कहाँ जाना है? डी से सी पे, राइट? और डी से सी पे जाना है और उसके बाद मूवमेंट देखना है। अगर क्लॉकवाइज आ रहा है मतलब इनवर्ड हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है आउटवर्ड हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड। किस पे परपेंडिकुलर? उस प्लेन पे जिस प्लेन में सी और डी है, डी और सी है, इज इट राइट? भाई इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज प्लेन मेरा व्हाइट बोर्ड ही रहेगा? आपका कॉपी नोटबुक का भी तो प्लेन रहेगा। आप जहाँ पे लिख रहे होंगे वो प्लेन आपका वो है, राइट? करेक्ट ना? इसका मतलब जिस प्लेन में डी और सी है उस प्लेन के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलरली इनवर्ड इफ मूवमेंट इज क्लॉकवाइज, इज राइट? तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 10 इंटू 5 इंटू साइन 60 का वैल्यू 3/2 ना, 25। और साथ में डायरेक्शन देना मत भूलिएगा, करेक्ट ना? अगर आपके स्कूल के एग्जाम में डी क्रॉस सी आता है तो अगर इस तरीके का डायग्राम बनाकर तो ये लिखना है, साथ में ये लिखना है और साथ में इसका डायरेक्शन भी मेंशन कर देना है, करेक्ट? तब फुल मार्क्स मिलेगा। और नहीं तो सिर्फ अगर ये लिख कर आ जाइएगा तो कितना मिलेगा? 0.5 नहीं, 0, क्योंकि आप बेसिक लाइन ही भूल गए कि दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए वेक्टर, राइट? चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ बताइए स्टूडेंट, ए क्रॉस ए क्या लिखें? देखिए यस, वेरी गुड। इसका मतलब है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, तो दोनों सेम वेक्टर ले लिए, करेक्ट? तो बिल्कुल ए का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड साइन 0 और एन कैप लिखेंगे सिर्फ दिखाने के लिए। तो ए क्रॉस ए का वैल्यू कितना आ गया? 0। इसका मतलब ए क्रॉस ए मेरा कौन सा वेक्टर बन गया? 0 वेक्टर, नल वेक्टर, इज इट राइट? चलिए याद रहेगा।
ए क्रॉस, यस मैं सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। बिल्कुल रखना है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, हैशटैग नहीं, नया बात, नया ट्रेंड, राइट। आज के डेट में तो इसी का ज़माना आ गया ना, ट्रेंड कर रहा है बात। चलिए अब इस फार्मूला को गौर से देखिए, तो सब लोग देखेंगे प्रगति। अरे यार यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर थीटा 0 है तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट 0। इसका मतलब आज के बाद कोई भी दो वेक्टर, यहाँ से आपने क्या सीखा, पूरे फिजिक्स का मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इवन, पहले ही बार बार बोल रहे हैं वेक्टर सिर्फ, अच्छा ये बताइए वेक्टर सिर्फ वेक्टर का प्रॉब्लम बनाने के लिए पढ़ रहे हैं या वेक्टर पढ़ रहे हैं पूरा फिजिक्स को समझने के लिए। जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि अच्छा एक, नहीं आप लोग ऐसे काउंट डाउन कर रहे होंगे, अच्छा चलो एक वेक्टर का चैप्टर कवर हो गया। भाई ये चैप्टर कवर नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा फिजिक्स में बहुत जगह आने वाला है, वहाँ पे हम लोग का पेन नहीं रुके, इसके लिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ। देखिए कितना आराम से रुके हुए ए क्रॉस बी ही बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जहाँ से देख रहा हूँ बार बार आएगा और वहाँ पे फिर इसमें मुझे टाइम ना लगाना पड़े। इसका मतलब आज के बाद किसी दो, इफ़ एनी टू वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, नॉट इक्वल, आर इन द सेम डायरेक्शन का होता है एंगल 0, तो उन दोनों का आज के बाद क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा, राइट। कोई पूछेगा क्यों 0 रहेगा, बिकॉज वी नो दैट सर साइन 0 इज 0, राइट। इस और यहाँ देखिएगा अगर थीटा इक्वल टू 180 देन ए क्रॉस बी, लीजिए आप लोग बहुत इनोसेंट पीपल हैं, साइन 180 भी 0 होता है, राइट। कहाँ खोए हुए हैं, साइन 0 कितना, अगर सही से वैल्यू नहीं बताइएगा तो आपके मैथ के टीचर से कंप्लेन कर दूंगा कि लोग ठीक से मैथ लगता पढ़ा नहीं रहे हैं। साइन 0 0 और साइन 180 -1 या 0 रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर आज के बाद कोई भी दो वेक्टर है और वो दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तब भी उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0, राइट। और आज के बाद कोई भी दो वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट, तब भी उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। कोई पूछा क्यों, तो बिकॉज साइन 0 इज 0 एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0, राइट। इसका मतलब हुआ कि सर डायरेक्ट एक लाइन में बोल दीजिए कि आज के बाद कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, राइट। पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, नहीं जानते हैं, एंटी पैरेलल का मतलब एकदम बिल्कुल पैरेलल ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, राइट। तो आज पर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। याद रहेगा। तो सर अगर भूल भी जाएंगे तो फार्मूला तो याद रहेगा और उसमें एंगल पुट कर लेंगे, वैल्यू ऑटोमेटिक सही थी। अगर नहीं भी याद रहेगा तो मेन फार्मूला याद रखिए, राइट, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, करेक्ट ना। हो गया। वेरी गुड। तो अब उसके बाद तो बहुत कुछ हो सकता है ना, ए और बी के 0 और 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में तो इनफाइनाइट एंगल हो सकता है, राइट। तो सिर्फ साइन और 0 से 180 के बीच दो ही एंगल पे ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 रहेगा, दो ही एंगल पे ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 रहेगा। कौन सा, 0 और 180, ड्यू टू एंगल। ये अब कोई यहाँ देखिए बोलिएगा, अगर कोई ऐसे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ ध्यान सुनिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 होने का कंडीशन बताइए फर्स्ट। व्हाट द कंडीशन फॉर ए क्रॉस बी इज 0,
या तो थीटा 0 हो 180 हो, या वन ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर, इज इट राइट? या तो थीटा 0 हो नहीं तो 180 हो, तीन बात हो सकता है, या तो थीटा 0 हो नहीं तो 180 हो, नहीं तो ए और बी में से कोई एक जीरो वेक्टर हो। करेक्ट मैं बोल रहा हूँ? अब 0 क्रॉस बी बोल देगा तब भी तो 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा, अब कल एक टाइप का क्वेश्चन करवाए थे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट ए परपेंडिकुलर टू बी। तो कल के जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने के लिए क्या करते हैं, उसके डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 प्रूफ दिखा देते हैं। अगर 0 हो गया मतलब बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर 0 हो गया तो बोथ वेक्टर्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज इट राइट? तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन निकाल सकते हैं, इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 इट मीन्स बोथ वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, इज इट राइट? इसका मतलब दो वेक्टर का पैरेलल होने का कंडीशन अगर निकालना हो, व्हाट द कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो इफ इट्स क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 देन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इज इट राइट? कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स आर पैरेलल, क्या कंडीशन है? इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, इफ ए क्रॉस बी इज 0 देन वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। क्या मैंने सही लिखा? चलिए बॉक्स में लिख लीजिएगा। हो गया? सेम रहेगा पैरेलल या एंटी पैरेलल, क्योंकि दोनों केस के लिए क्या रहेगा, वैल्यू 0 ही रहेगा। हो गया? चलिए ओके वेरी गुड। अब मुझे बताइए आई क्रॉस आई कितना? भाई आप लोग ऐसे कीजिएगा तो मुझे बहुत ख़राब फील होगा। 0 ना, क्यों 1 होगा भाई? आई क्रॉस आई अभी तो पढ़ाए थे, ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 राइट? दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या 1 रहेगा या 0 रहेगा? ए क्रॉस ए क्या आया था देखिए तो, आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, तो आई और आई में एंगल कितना, हाउ मच एंगल बिटवीन आई एंड आई? 0। और साइन 0 कितना होता है? तो इसके वजह से पूरा टर्म 0 हो गया ना। जे क्रॉस जे कितना? 0। वेरी गुड। के क्रॉस के कितना? प्लीज नोट कर लीजिएगा, समझ गए? अब कोई पूछेगा आई क्रॉस माइनस आई कितना, तो भाई इट इज ऑल्सो 0 राइट? आई क्रॉस माइनस आई इट इज ऑल्सो 0, इज इट राइट? यहाँ देखिए, अब यहाँ देखना है, कोई ए क्रॉस माइनस बी पूछते रहेगा तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है? और ऐसे लिख लीजिएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकाल कर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इज इट राइट? अब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, करेक्ट? और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है राइट? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज इट राइट? अब यहाँ देखिए, 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम, अब जो मैं एक एक बात जो बोल रहा हूँ वो बहुत सोच कर धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्टेशियन 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम में 2 टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। कितने टाइप का?
दो टाइप का। चलिए विद्यार्थी, कल के लिए मैं आपको एक ड्यूटी देता हूँ। कल 12 बजे आप मुझे 12:30 से 1 के बीच में कॉल करेंगे और बोलेंगे सर आप फ़ोटो खींच लीजिए यूनिवर्सिटी फिजिक्स का, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कल याद दिलाइएगा, मैं ऑफिस जाता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। एनीवे, तो एक्चुअल में कितने दो टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बोलिए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा होता है लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, करेक्ट? तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कैसे? 90 डिग्री। तो आपको वाई एक्सिस मिलेगा, तो वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आगे की तरफ, किसकी तरफ? तो आपको मैं इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए मैंने एक्स एक्सिस से कैसे घुमा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो भाई आज के बाद अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे दिखाए रहेंगे और तब पूछेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो आउटवर्ड बोलते हैं, जैसे हम लोग आज तक, बिकॉज शुरू से ऐसे ही दिखाया गया है तो वी आर वेरी मच फैमिलियर। बट कभी सोचे कि आउट पॉजिटिव जेड एक्सिस इस डायग्राम में ऊपर की तरफ ही क्यों लिया जाएगा? बिकॉज वी आर फॉलोइंग राइट हैंडेड सिस्टम, राइट, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, राइट? तो वी आर मूविंग व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो वेक्टर के जैसा ट्रीट कीजिए, तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ अगर हम लोग गए हैं तो वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, राइट? और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली। तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे जाने के लिए अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं ना। तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाते हैं, तो जो डायरेक्शन मिलेगा, जो डायरेक्शन मिलेगा इनवर्ड या आउटवर्ड, जो भी डायरेक्शन रहेगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन होता है, राइट? तो पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या रहेगा? इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर या बाहर? यस। तो भैया ये जो मैंने डायग्राम बनाया वो राइट लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का या राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का? राइट हैंडेड। इसको पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट मैंने आपको समझा दिया कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है? अच्छा बताइए, यहाँ देखिएगा प्लस आई का मतलब, आई कैप का मतलब क्या था? डायरेक्शन, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब प्लस जे का मतलब मैंने क्या सिखाया था? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और के कैप का मतलब? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आई कैप परपेंडिकुलर टू जे कैप परपेंडिकुलर टू के कैप, क्या बोल सकते हैं? ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेरी गुड। तो बोल सकते हैं तो आई क्रॉस जे क्या होगा? तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो लिखते हो लिखिए, आई का मैग्नीट्यूड, एक मिनट, वन जो भी बोलेंगे उनका -50 मार्क्स डिडक्ट कर लूँगा, एक दो नहीं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी बोलेंगे तो डायरेक्शन के साथ बोलेंगे। वन, सिर्फ वन बोल रहे हैं, वन में क्या डायरेक्शन मैं सोचूंगा? इट वन इज हैविंग सम डायरेक्शन, नो, राइट? तो आई क्रॉस जे इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और साइन कितना? 90 डिग्री। और साथ में एक डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा। तो बोलिए आई क्रॉस जे का मतलब वी आर मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? आई से जे के तरफ। तो आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट? इसका मतलब डायरेक्शन क्या रहेगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, राइट? किस प्लेन पे सर? एक्स वाई प्लेन पे, राइट? क्यों? तो सर आपने यहाँ पे आई से जे गया तो आई और जे को मिलाकर तो एक्स वाई प्लेन ही तो बना था, राइट? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलाकर। तो भाई एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन होता है? जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस में दो, एक
पॉजिटिव जेड एक्सिस है, एक नेगेटिव जेड एक्सिस, तो हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन इनवर्ड है या आउटवर्ड है मेरे डायग्राम में? आउटवर्ड। और भाई पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव कौन, यूनिट वेक्टर कौन? के, राइट। तो यहाँ पे के कैप लिखेंगे। क्या मैं सही हूँ? तो आज के बाद रट जाना है आई क्रॉस जे, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, राइट। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1, तो सिर्फ बचेगा क्या? के, राइट। तो आज के बाद आई क्रॉस जे इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड। और जे क्रॉस के इक्वल टू, एक मिनट, जे क्रॉस के का मतलब है कि हम लोग कौन सा प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। एक मिनट, लेट मी फिनिश। जे क्रॉस के का मतलब हम लोग कौन सा एक्सिस को ले रहे हैं? वाई और जेड एक्सिस, राइट। इसका मतलब ये मेरा जो वेक्टर है, ए और ए जो मेरा वेक्टर है वो कौन सा प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है, राइट। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो मिलेगा वो वाई जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर रहेगा, और वाई जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस ही हो सकता है, राइट। तो भाई जे से के की तरफ आना है, के से जे की तरफ या जे से के की तरफ? यस। तो यहाँ देखिए, तो ऐसे जे से के की तरफ आएंगे तो जहाँ से मैं देख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो मुझे लगता है कि क्या होगा, मुझे लगता है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए। समझ गए? क्या डायरेक्ट लिख दें? और के क्रॉस आई जे कैप। तो सर याद कैसे रखेंगे, ये तो समझ में आ गया। तो मैं एक ट्रिक देता हूँ याद करने का, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे, राइट। मैं इसको ऐसे याद रखता था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगने लगता है ना, तो मैं ऐसे याद करता था, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो यहाँ से इसका अगर इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इसके आगे वाला मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज में। याद करने का ये कोई रूल नहीं है, ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा, करेक्ट ना। और सबका एक दूसरे से एंटी क्लॉकवाइज चले जाइएगा, राइट। आई क्रॉस जे याद करने का ट्रिक, शॉर्टकट। तो आई क्रॉस जे, तो बचा कौन? आगे वाला के। जे क्रॉस के आई कप, के क्रॉस आई जे कप। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, कैसा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। हो जाएगा ना। और आई क्रॉस आई 0। अच्छा स्टूडेंट, अगर आई क्रॉस जे अगर के है और तब कोई आपके फ्रेंड पूछेंगे जे क्रॉस आई कितना, तब क्या बोलिएगा? वेरी गुड। ऑर्डर उल्टा करते हैं तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, राइट। तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? माइनस आई। और आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? तो क्या इन तीनों को भी याद करने का रिक्वायरमेंट है, या इन तीनों को याद करने से ये तीनों याद रहेगा? अगर याद है आई क्रॉस जे, अगर याद है तो जे क्रॉस आई करेंगे तो जस्ट उल्टा लिख देंगे कि यहाँ पे के है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है सर। बजा। तो भाई किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, करेक्ट ना। ठीक है। हो गया? वेरी गुड। यहाँ देखिए, यहाँ तक कवर। आप लोग 9th या 10th में ज्योमेट्री बनाए थे एरिया वगैरह निकालने के लिए? वेरी गुड। पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड इक्वल होता है ना, ये
व्हाट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फार्मूला बोलिए। बेस इंटू हाइट, सही तो बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बोलिए। यस सर, बेस इंटू हाइट, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है कि बेस किसको बनाए, ए को या बी को? वेरी गुड, बेस ए को मानते हैं तो ए मेरा बेस हो जाएगा, तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज हाइट, राइट। मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, नहीं, इसको क्या बोल देंगे, हाइट बोल देंगे। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, थोड़ा थोड़ा चीज़ तो ये बोलना पड़ेगा ना कि हाँ सर हम लोग 9th में पढ़कर भी अच्छा काम किए थे। ए इंटू एच, राइट, एच करेक्ट। और अगर ये थीटा दिया रहेगा तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू एच बाई बी, साइन, यस, तो एच इक्वल टू बी साइन थीटा। तो क्या एच के बदले ये पुट कर दिया जाए? वेरी गुड, ए बी साइन थीटा, करेक्ट ना। अब चलिए, कुछ ट्यूबलाइट जला, देखिए तो कुछ आपको कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है या सिर्फ अभी भी एरिया? यस, नहीं, ये मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा है पैरेललोग्राम? दैट पैरेललोग्राम विच आर फॉर्म बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इज इट राइट? करेक्ट ना। क्योंकि बिल्कुल यही तो आ गया, इसका मतलब है, यहाँ देखिए, अगर मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, ध्यान से समझना है, और अगर ऑब्जेक्टिव में ए आ गया, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम का पूछा जाएगा तो सब लोग आंसर देगा। पूछा जाएगा व्हाट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब है कि ए और ए अगर एंगल थीटा है तो इस वेक्टर ए और बी से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका जो एरिया होगा, राइट, एरिया वो क्या रहेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बजाय सर ए इंटू एच आ जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एच इक्वल टू क्या है, बी साइन थीटा, करेक्ट एवरीवन? यस, तो यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे। ऐसे लिखेगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यहाँ पे एच का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम which is formed by वेक्टर ए एंड बी। कौन सा पैरेललोग्राम? वैसा पैरेललोग्राम जो ए और बी से बनेगा, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज फॉर्म बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इज इट राइट? इस पॉइंट
ये जो पॉइंट बताए हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल बनाने में कहीं पे यूज में आ जाएगा, समझे। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा एवरीवन, अगर थीटा कम कर रहे हैं मतलब इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, राइट। थीटा अगर कम कर रहे हैं, करेक्ट ना, तो यस, तो अगर थीटा कम कर रहे हैं तो कम करते करते अगर थीटा जीरो कर दिए तो थीटा जीरो कर दिए तो एरिया मिलेगा। नहीं थीटा अगर जीरो कर दिए तो एरिया बिकम्स व्हाट, जीरो, इज इट राइट। सर। ज्योमेट्रिकली भी तो आज के बाद सोचेंगे, यस सर। एरिया जीरो मतलब मैग्नीट्यूड जीरो। यस सर। यस सर। और थीटा अगर ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा, थीटा अगर ज़्यादा कर रहे हैं, करेक्ट, थीटा अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा करते करते 180 मैक्सिमम, और 180 कर देंगे तब भी एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। सर एरिया बन ही नहीं पाएगा, राइट। एरिया बनने के लिए ऐसा होना चाहिए, करेक्ट, जिसको ऐसे कर सकें। इसका तो 180 भी हो जाएगा तो एरिया जीरो, और जीरो हो जाएगा तब भी एरिया जीरो रहेगा। अब यहाँ पे एक और, यहाँ देखिएगा एक और चीज़ पूछा जाएगा। मान लीजिए कि ऐसा 9th क्लास का ही कि दो साइड है, एक साइड ए है, ध्यान से सुनिएगा, और एक साइड बी है। एक साइड ए है और एक साइड बी है, करेक्ट। और उन दोनों साइड का हेल्प से मैक्सिमम एरिया बनाना है। मैक्सिमम एरिया किसका मिलेगा। आप ए और बी राइट, और पैरेललोग्राम बनाना, पैरेललोग्राम ही रखना है, बट मैक्सिमम एरिया बना लेना है। सर रेक्टेंगल टाइप का होना पड़ेगा ये, राइट। बोल मैक्सिमम एरिया के लिए तो यही है ना, ए बी साइन थीटा, राइट। और फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसका मैक्सिमम वैल्यू फिर इस पर डिपेंड करेगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। इसका मतलब है कि दो वेक्टर का क्रॉस, एक मिनट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, राइट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ए बी और मिनिमम मैग्नीट्यूड जीरो। मैग्नीट्यूड तो निगेटिव में जाएगा नहीं, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, राइट। और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिलेगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू ए बी, इज इट राइट। तो मेरे तरफ से अब यहाँ देखिए, वीडियो ऑफ कर दो।